अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे जी। स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास फिज़िक्स का जो बोर्ड का पेपर होगा उसके लिए इस वीडियो के अंदर हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। मतलब पूरी बुक में जो जो एमसीक्यूज़ हैं वो करेंगे। अच्छा, इस वीडियो का बेटा बुनियादी मकसद, दो बुनियादी इसके मकसद हैं। एक तो ये कि हमारे एमसीक्यूज़ क्लियर हो जाएं, ठीक है। दूसरा जो बहुत अहम इसका वीडियो का मकसद है, इम्पोर्टेंट वीडियो है, जिसके लिए मैं कह रहा हूँ कि इस वीडियो के अंदर हमने असल में तमाम की तमाम बुक का कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज किया है। मतलब जो बच्चा ये वीडियो एक बार रिवाइज कर लेगा, सुन लेगा, उसका फ़ायदा एक तो ये होगा कि इंशाल्लाह उसके एमसीक्यूज ठीक हो जाएंगे। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि ओवरऑल आपकी रिवीजन हो जाएगी पूरी बुक की। मतलब आप कुछ चीज़ें सुनोगे कि अच्छा इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, ये होता है। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो आपको नहीं आ रहा, तो आपके जहन में कॉन्सेप्ट होगा, आप खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। दूसरा, हमारे इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चंस भी इसी में से कवर होंगे। तो बेटा वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और बेटा एक शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, ज़रूरी नहीं होता कि यही वर्ड टू वर्ड एमसीक्यूज आएगा। हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, हमने वीडियो सुननी है और कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं कि अच्छा इसका मतलब ये होता है और ये चीज़ होती है, ठीक है। तो चलें जी, शुरू करते हैं। जी तो बेटा हमारा पहला एमसीक्यूज है, विच वन इज नॉन फिजिकल क्वांटिटी। इज नॉन फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जो कि मैयरेबल ना हो, जिसकी हम पैमाइश ना कर सकें, वो क्वांटिटी हमने ढूंढनी है। अब जो फिजिकल क्वांटिटी तो वो होती है ना जिसकी मेजरमेंट कर सकें, तो नॉन फिजिकल कौन सी, जिसकी मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो टेम्परेचर उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं, डेंसिटी है उसकी भी कर सकते हैं, डिस्टेंस है उसको भी, उसकी भी पैमाइश कर सकते हैं, लेकिन जो कलर है इसकी पैमाइश नहीं कर सकते। ठीक है। तो बेटा आप लोगों ने एमसीक्यूज बड़े ध्यान से सुनने हैं। असल में हम आप लोगों ने इस जहन से सुनने हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं, आपका पूरी बुक का कंसेप्ट रिवाइज करने जा रहे हैं इसमें, एमसीक्यूज की फॉर्म के अंदर। तो इसमें अगर स्टेटमेंट चेंज हो भी जाती है तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, तो आप आसानी से एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली आर कॉल्ड। वो क्वांटिटी ऐसी मिकदार है जिनकी बिला वास्ता या बिल वास्ता पैमाइश की जाती है। बेटा जिस जिस भी क्वांटिटी की पैमाइश की जाती है ना, वो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, फिजिकल क्वांटिटी। आगे देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज अ बेस क्वांटिटी। अब देखना है बेस क्वांटिटी कौन सी है। बेस क्वांटिटी के नाम याद कर लें, सात हैं टोटल। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। पहले तो ये चार याद कर लेना, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, यही सबसे ज्यादा यूज होगी, और बाकी यूज अब टाइम नहीं है इतना, तो याद कर लो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। तो इसमें देखें स्पीड, डेंसिटी, वॉल्यूम, टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द बेस क्वांटिटी। ठीक है। आगे देखिए, वन फेम्टोमीटर इज इक्वल टू। अब बेटा ये एक टेबल है आपके पास ना प्रीफिक्सेस का, तो ये टेबल में याद करना है। ये टेबल अगर याद हो जाए तो एक एमसीक्यूज आना है यहाँ से। तो वन फेम्टोमीटर होता है 10 की पावर -15। फेम्टो को याद रखें, 10 पावर -15। ठीक है। तो अगला एमसीक्यूज देखते हैं, एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब चाहिए ये भी एक बेस क्वांटिटी है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का जो ऐसे यूनिट होता है वो कैंडेला होता है, ये याद करना है आपने। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का जो ऐसे यूनिट होगा वो क्या होगा, कैंडेला। आगे देखें, द नंबर ऑफ बेस यूनिट इन एसआई। अब बेस यूनिट बेटा हमारे पास टोटल सात है, सात क्वांटिटीज हैं, उनके साथ ही यूनिट होते हैं, तो सेवन याद रखना। नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन एसआई आर सेवन। ठीक है। आगे देखें, एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज। अब जो प्लेन एंगल, एंगल पे यहाँ पे जब भी मेजरमेंट की जाती है ना प्लेन पर, तो वो हमारे पास डिग्री होती है। ऐसा यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज डिग्री। अगर एंगल किसी सर्कल के अंदर आ जाए तो उसको हम रेडियन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें। द क्वांटिटी 0.0004 मीटर कैन बी रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन। बेटा अब इसको लिखने का तरीका ये होता है कि अब देखें, फोर के बाद हमने पॉइंट लगाना होता है। पहला नॉन जीरो नंबर कौन है, फोर है। फोर के बाद ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हमने फोर के बाद लगाना है। तो अब पॉइंट कितने नंबर क्रॉस करके जा रहा है, ये वाला वन,
ये 2 3 4 5, 5 नंबर को क्रॉस करके जा रहा है। लेफ्ट से जब राइट की तरफ जाता है तो पावर नेगेटिव होती है, तो हम -5, 10 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर-5 आंसर होगा। तो ये डी में ऑप्शन है हमारे पास। अगला एमसीक्यूज देखें। एस इन एसआई द यूनिट ऑफ मैस, मैस बेटा मैस का जो यूनिट होता है वो केजी होता है, किलोग्राम होता है, याद रखेंगे। आगे देखें प्रीफिक्स पीको। अब जो पीको है ना वो 10 पावर-12 होता है, उससे ऊपर फेम्टो होता है, उससे छोटा क्या होता है पीको। मतलब वैसे तो बड़ा होगा, -12 की वैल्यू -15 से बड़ी होती है। तो पीको हमारे पास -12 होता है, 10 की पावर-12। ठीक है। आगे देखिए पास्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ, पास्कल प्रेशर का एसआई यूनिट होता है, तो प्रेशर याद रखेंगे। पास्कल का प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, पास्कल। ठीक है। आगे देखें द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम ना वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। वॉल्यूम में 3 लेंथ होती है ना, लेंथ में देखो लेंथ हाइट और विड्थ होती है। तो वॉल्यूम के अंदर जो 3 लेंथ हैं तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब। क्या होगा बेटा, मीटर क्यूब। आगे देखें गीगा हर्ट्ज इज इक्वल टू, ये जो जी है ना गीगा, ये तो 3.3 नंबर है, साथ क्या रहे गीगा, गीगा की वैल्यू होती है 10 पावर 9। ठीक है। मेगा होती है 6, गीगा की वैल्यू होती है 10 पावर 9। तो हम ये 3.3 एज इट इज लिखेंगे और 10 पावर क्या लिखेंगे, 9 हर्ट्ज। ठीक है। ये तो हमारे पास सी वाला ऑप्शन होगा, 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 हर्ट्ज। यह फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है एच जी हर्ट्ज। आगे देखें 1 मेगामीटर। अब मेगा मेगा मैंने अभी बताया 10 पावर 6 होती है। अब इन एमसीक्यूज में ना आपको पूरा टेबल कवर हो रहा है प्रीफिक्सेस का। 1 मेगामीटर इज इक्वल टू, मेगा होती है 10 पावर 6 मीटर। 10 पावर 6 मेगा जहां पर भी होगा वहां पे लिखोगे 10 पावर 6, तो ए ऑप्शन होगा इसका। आगे देखें डायमीटर ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज अप्रोक्सीमेटेड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, याद रखना। डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अप्रोक्सीमेटेड 10 की पावर-10 होती है, 10 पावर-10, याद कर लें 10 पावर-10 होती है हाइड्रोजन एटम की अप्रोक्सीमेटेड डायमीटर। ठीक है। अगला एमसीक्यूज देखें। द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। अब वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है ना वो 0.01 सेंटीमीटर होता है। क्या होगा बेटा, 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर इस तरह का ऑप्शन 0.01 हो तो फिर यहाँ पे मिलीमीटर लिखा होगा। 0.001 मिलीमीटर, सॉरी, हाँ जी, 0.01 सेंटीमीटर होता है ये ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन सही नहीं है। तो 0.01 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखें द सिग्निफिकेंट फिगर इन 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2 मीटर आर। अब सिग्निफिकेंट फिगर लिखनी है। अब देखो बेटा पावर कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती, इनमें ये जो नंबर है ना 1 2 एंड 5, ये सिग्निफिकेंट फिगर है। तो देखो कितनी वैल्यूज है, 3 नंबर है ना, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इसका आंसर होगा 3। ठीक है। अगला एमसीक्यूज देखें। डिस्टेंस इज अ डैश क्वांटिटी। अब डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट ए वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है। बस आप इन एमसीक्यूज को थोड़ा गौर से सुन भी लोगे ना तो इंशाल्लाह कल के पेपर में आपको एमसीक्यूज आते होंगे। आगे देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब देखना है इसमें वेक्टर कौन है, स्पीड तो नहीं है, वर्क भी नहीं है, फ्रीक्वेंसी भी नहीं है, वेट जो सा है ना वो वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट देखें। द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम, वेलोसिटी और टाइम वी टी किसके इक्वल होता है, एस इज इक्वल टू वी टी वाला फार्मूला याद आ रहा है, एस इज इक्वल टू वी टी, वी मल्टीप्लाई बाय टी किसके इक्वल होता है, एस। एस क्या होता था, डिस्टेंस होता था। अब सॉरी यहाँ पे वेलोसिटी आ गया। अगर यहाँ पे स्पीड होता तो फिर डिस्टेंस कहते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी का वर्ड आ रहा है तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमारे पास क्या आंसर होगा इसका, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अगर यहाँ पर स्पीड आ जाता, अगर यहाँ पे वेलोसिटी की जगह स्पीड लिखा होता, फिर हम क्या इसको मार्क करते हैं, फिर हम डिस्टेंस को मार्क करते हैं। आगे देखें। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। कम से कम फासला डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, जो शॉर्ट फॉर्म का जो डिस्टेंस होता है। आगे देखें। फॉल्कन कैन फ्लाई एट द स्पीड ऑफ, ये एमसीक्यूज आता होता है पेपर में।
फॉल्कन कैन फ्लाई एट स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर। फॉल्कन जब भी नाम सुना तो 200 याद रख लेना, 200 किलोमीटर पर आवर होता है इसकी स्पीड, ठीक है। आगे देखें, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब ये देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जहाँ पे लिखा हो तो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। वैसे तो आपने याद किया ही होगा, चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है, तब्दीली जो वेलोसिटी में वक्त के लिहाज से तब्दीली की शरह। आगे देखें, द वैल्यू इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू बेटा हमारे पास 10 है। वैसे इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 9.8 है। एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, 9.8। अगर 9.8 ऑप्शन नहीं है तो फिर हम 10 को मार्क करेंगे, 10 ms-2। ये यूनिट का भी ध्यान रखना है, ms-2 होना चाहिए। आगे देखें, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज। अब जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है ना, उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना, न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अगला एमसीक्यूज देखें, फार्मूला फॉर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज एफ इज इक्वल टू एम ए। न्यूटन सेकेंड लॉ का फार्मूला क्या है बेटा, एफ इज इक्वल टू एम ए। नेक्स्ट देखें, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जब भी मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होगा उसको हम मोमेंटम कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा हम उसे, मास एंड वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है मोमेंटम कहलाता है। डन। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो सा होता है ना बॉडी का, वो इक्वल होता है फोर्स के। ये आपका टॉपिक है फोर्स एंड मोमेंटम वाला। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वर्ड आ जाए तो वो हमेशा फोर्स के इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। ये स्टेटमेंट याद कर लें, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। आगे देखिए, मेग 1 मेगा जूल इज इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा मेगा क्या होता था बेटा, 10 पावर 6 जूल। 10 पावर 6 जूल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सूटेबल टू मैयर द थिकनेस ऑफ पेपर। कागज की मोटाई मापने के लिए सबसे ज्यादा मुनासिब वाला है कौन सा है बेटा, हमारे पास माइक्रोमीटर स्क्रू गेज होता है। इसका आंसर क्या होगा बेटा, अगर पेपर की थिकनेस को मैयर करने के लिए जो सबसे बेस्ट जिससे हम मैयरमेंट कर सकते हैं वो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है, याद रहेगा ना। आगे देखिए, अब मयरिंग सिलेंडर इज यूज टू मयर। अब जो मयरिंग सिलेंडर किसकी पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता है, मयरिंग सिलेंडर की जब भी बात होगी तो वो वॉल्यूम की मयरमेंट करता होता है। सिलेंडर किस में मयर किसकी मयरमेंट करता है, वॉल्यूम की, ठीक है। ऊंच बोलते भी जाए ना साथ के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग रीडिंग इज करेक्ट यूजिंग वर्नियर कैलिपर। इसमें बेटा देखनी है कि कौन सी रीडिंग करेक्ट है वर्नियर कैलिपर के लिहाज से। बेटा इसमें याद रखना, पॉइंट के बाद ना दो नंबर होने चाहिए, दो डेसिमल प्लेसेस, दो वैल्यूज होनी चाहिए। तो यहाँ पर दो वैल्यूज किसके हैं, 3 के बाद पॉइंट, पॉइंट के बाद दो वैल्यूज 4 7 यहाँ पर आ रही हैं। तो ये जो वर्नियर कैलिपर की करेक्ट रीडिंग होती है, पॉइंट के बाद दो डिजिट लेने होते हैं। आगे देखिए, स्टूडेंट मैयर द थिकनेस ऑफ शीट एज। अब तालिब इल्म शीट की मोटाई मापता है। अच्छा ये एमसीक्यूज इनकम्प्लीट है, इसको छोड़ दें। आगे देखें, वर्नियर कैलिपर वाज इन्वेंटेड बाय, किसने इजाद किया था, पेरी वर्नियर ने किया था, ठीक है, ये याद रखना। एक तो नाम से समझ में आ रहा है कि वर्नियर लगा होगा, तो जाहिर बात है वर्नियर कैलिपर साइंटिस्ट के नाम से ही है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट देखें, वेरी स्मॉल लेंथ आर मेजर्ड विद। बहुत छोटी लंबाई की पैमाइश की जाती है किसे, अभी हमने पढ़ा ना, सबसे जो स्मॉल लेंथ है वो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से की जाती है, ठीक है। आगे देखें, द लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप का जो लीस्ट काउंट होता है ना वो 1 मिलीमीटर होता है। अब दो रिवाइज करें थोड़ा सा, लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का क्या होता था, 0.01 सेंटीमीटर। अब मयरिंग टेप है, मयरिंग टेप का नाम सुनो तो 1 मिलीमीटर आपने ना याद रखना है, ठीक है। आगे देखें, लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अब माइक्रोमीटर का स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 ही, लेकिन साथ मिलीमीटर होगा। 0.01 मिलीमीटर। वर्नियर कैलिपर का 0.01 सेंटीमीटर था, वह स्क्रू गेज का क्या होगा, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का 0.01 मिलीमीटर होगा, ठीक है। आगे देखिए, लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रॉड इज, ये दोबारा रिपीट हुआ क्या होता था बेटा, बोलें जल्दी से, 1 मिलीमीटर।
आगे देखिए, द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। देखें, मैंने जानबूझ के दो तीन हम सीक्वेंस डाले ताकि याद रहे आपको, 0.01 सेंटीमीटर है। आगे देखिए, अब डिजिटल आ गया, ये फर्क याद रखना, लीस्ट काउंट ऑफ डिजिटल वर्नियर वर्नियर कैलिपर। अब पिछला देखें ना, सिंपल वर्नियर कैलिपर है तो 0.01 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट वाला है डिजिटल वर्नियर कैलिपर, तो डिजिटल वर्नियर कैलिपर का 0.01 ही रहेगा, लेकिन मिलीमीटर साथ लगा देंगे। डिजिटल में बस आपने मिलीमीटर का फर्क याद रखना है। डिजिटल वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर होता है। अगर आगे देखें, पेरी वर्नियर वाज आ डैश साइंटिस्ट, फ्रेंच साइंटिस्ट था ये, ठीक है, जिसने वर्नियर कैलिपर इजाद किया था ना, ये फ्रांसीसी साइंटिस्ट था। सिग्निफिकेंट फिगर, अब बताएं जल्दी से इसका आंसर क्या था। मैंने कहा था पावर को की वैल्यू सिग्निफिकेंट में नहीं ली जाती, तो 1 2 5 तीन सिग्निफिकेंट फिगर है इसकी, ठीक है। आगे देखें, अब इसमें देखें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 0.0000125, तो इसकी भी वैल्यू 1 2 5। ये जो 1 2 5 तीन नंबर है ना, तो तीन सिग्निफिकेंट फिगर है इसकी भी, ठीक है। अब देखो ना, मसला ये क्यों किए हैं इस तरह, क्या पहले यहाँ पे मैंने कहा 1.25 की सिग्निफिकेंट, अब वो क्या कर सकता है, वैल्यूज चेंज कर सकता है। अब आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है, मैं इसीलिए आपको हर एमसीक्यूज का कंसेप्ट दे रहा हूँ, कि अगर वैल्यू चेंज हो, स्टेटमेंट चेंज हो जाए, उसका लिखने का अंदाज चेंज हो, तो आप एमसीक्यूज कर सको। ये रट्टा नहीं करवा रहा बिल्कुल भी, आप बस एक रिलैक्स होके ना, माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करके सिर्फ सामने स्क्रीन पर नजर रखें और गौर से सिर्फ सुनते रहें। प्रेशर में नहीं सुनना, प्रेशर में सुनोगे तो ये भूल जाएंगे। अब बड़े इजी होके जो कुछ भी टेंशन है सारी निकाल के इजी होके सुने इनको। अगला एमसीक्यूज देखते हैं जी। इलेक्ट्रिक टाइमर कैन मेजर टाइम इंटरवल एज अ शॉर्ट एज, मतलब जब इलेक्ट्रिक टाइमर होता है ना, वो याद रखना, 1/10,000, कितना होता है, 1/10,000 सेकेंड। इलेक्ट्रिक टाइमर कैन मेजर टाइम इंटरवल, जो इलेक्ट्रिक टाइमर है ना, वो टाइम का इतना हिस्सा भी मेजर कर सकता है, मतलब 1/10,000, 1/10,000 सेकेंड वह हिस्सा भी वो मेजर कर सकता है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी होगा। अब राउंडिंग करनी है, 3.4567 टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, बेटा इसको समझ लो। अब थ्री सिग्निफिकेंट फिगर है, तो पहली तीन वैल्यू काउंट कर लें। पहली पहली वैल्यू कौन सी है हमारे पास, ये 3 है। अगली वैल्यू कौन सी है, 4, अगली वैल्यू 5, यहाँ तक तो तीन नंबर काउंट कर लें। तीन लिखनी थी ना, तो तीन काउंट कर लिए। अब अगला नंबर देखें कौन है, 6। 6 जो नंबर है वो 5 से बड़ा है। अगर ये 5 से बड़ा है तो ये वाला जो नंबर है ना, पिछला नंबर, वो एक नंबर बढ़ा देंगे। अगर ये नंबर छोटा आता तो 5 वैसे का वैसे रहता। अगर इस ये 6 वाला जो जो नंबर है वो 5 से बड़ा है ना, 6, तो ये 5 से बड़ा है, तो ये पिछला जो 5 है वो एक नंबर बढ़ जाएगा, 3.46 आएगा। क्या आंसर आएगा इसका, 3.46, ये इसका कंसेप्ट है। आगे देखिए, अ स्केलर इज अ फिजिकल क्वांटिटी डिस्क्राइब कंप्लीटली बाय, बेटा स्केलर के अंदर सिर्फ हम मैग्नीट्यूड बताते हैं, और वेक्टर के अंदर हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताते हैं। तो अगर स्केलर का वर्ड आ गया तो सिर्फ हमने क्या बताना होता है, डिस्क्राइब क्या करना होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड को बयान करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वन मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर इज, वन मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, बेटा हम जब वेक्टर्स को ऐड कर रहे होते हैं ना, वो हमारे पास एक मेथड होता है हेड टू टेल रूल। उसका नाम क्या होता है, हेड टू टेल रूल। वो ग्राफिकल मेथड है, हेड टू टेल रूल, ये आंसर होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अब देखिए बताएं इसमें वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी बतानी होती है, तो वो वेट होती है। वेट की डायरेक्शन हमें हमेशा होती है ना जमीन की तरफ, तो वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब डिस्टेंस इज आ कौन सी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट होता तो वो वेक्टर क्वांटिटी है, रिपीट हुआ है ना। विच इज अ स्केलर क्वांटिटी, अब इसमें देखते हैं स्केलर क्वांटिटी कौन सी है। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एनर्जी जोन सा है, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ हम मैग्नीट्यूड बताते हैं। आगे, अ सिंगल वेक्टर हैविंग द सेम इफेक्ट, अब ये डेफिनेशन है, याद करना कौन सी है। अ सिंगल वेक्टर हैविंग सेम इफेक्ट
एज ऑल ओरिजिनल वेक्टर कंबाइन इज कॉल्ड। एक ऐसा वेक्टर जो तमाम वेक्टर के मजमूई असर को जाहिर करता है, कंबाइन इफेक्ट को जाहिर करता है, तो बेटा वो रिजल्टेंट वेक्टर होता है। क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर। आगे देखिए, इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर इज कॉल्ड। अगर बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से, तो बॉडी रेस्ट में होती है। ठीक है। आगे देखिए, अ मोटरसाइकिल स्टैंडिंग ऑन द रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेस्ट। रेस्ट की एग्जाम्पल है ना, समझ आ रहा है ना, रुका हुआ है, कोई पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो वो क्या होगा? रेस्ट होगा। इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, वही रेस्ट है। ठीक है। अब देखो, है ऑप्शन एक, स्टेटमेंटें चेंज हो रही हैं, तो कोई भी हो, बस ध्यान से स्टेटमेंट पढ़नी है। एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त कोई जल्दी नहीं करनी मेरे बेटा आप लोगों ने। आगे देखें, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज। डिस्प्लेसमेंट के फासले से अददी निस्बत होती है, न्यूमेरिकल रेशियो जो सी है वो क्या होती है? इक्वल टू या लेस देन वन होती है। या तो बराबर होगी या एक कम होगी। ठीक है, याद रहेगा ना, न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस या तो इक्वल टू या लेस देन वन। याद रखें, ये एक्सरसाइज का एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट है। आगे, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम टावर, डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड इज। बेटा, ये एक तो आपकी एक्सरसाइज का ही एमसीक्यूज है। ये फार्मूला है, उस फार्मूले के लिहाज से सॉल्व करेंगे। हमारे पास एस इज इक्वल टू वी टी है। तो अब देखें कि जब बॉल को ड्रॉप किया गया है टावर से, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो हो गई। डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड। अब वो पहले सेकंड के अंदर उस करने कितना डिस्टेंस कवर करना है, ये याद कर लें। ये एमसीक्यू सेम स्टेटमेंट वाला है, 5 मीटर है इसका आंसर है। ठीक है। अभी मैं कैलकुलेशंस नहीं करवा रहा, सिर्फ आप लोगों ने इस तरह की वैल्यूज को याद रखना है। हाँ, कोई ऐसा एमसीक्यूज आएगा उसका फार्मूला बता दूंगा, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि हम कैलकुलेशंस को करें बैठ के। तो इस स्टेटमेंट का याद रख लें, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम टावर, डिस्टेंस कवर इन फर्स्ट सेकेंड इज 5 मीटर। ये याद रख लें, वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। लेकिन अगर इस पे फार्मूला लगाना भी चाहो तो आप लगा सकते हो। 1/2 GT² का फार्मूला लगता है। फार्मूला असल में वो लगेगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT²। वी आई तो जीरो है ना जब उसको छोड़ा था, तो वी आई टी वो सारा जीरो हो जाएगा। फार्मूला बचेगा आगे 1/2 GT का स्क्वायर। तो 1/2 लिखकर जी की वैल्यू 10 होती है। टी उसने 1 सेकेंड दिया हुआ, 1 सेकेंड का स्क्वायर है। अब जी की वैल्यू 10 है, 2 डिवाइड होगा तो 5 बचेगा। ये सिर्फ मैंने जुबानी बता दिया है, लेकिन आपने याद रखना है ये, ठीक है। चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कल देखना इंशाल्लाह आया होगा। चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है। आगे देखें, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब जो रिपीट होगा मैं जल्दी करता जाऊंगा। द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम। अब वेलोसिटी एंड टाइम आ गया। अब वो क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट होता था। गुजरा है ना ये एमसीक्यू। द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ऑफ मोशन, बताएं जी क्या होता था? डिस्टेंस। टोटल जो लेंथ है ना, एक्चुअल पाथ, कोई भी एक एक्चुअल पाथ है, एक्चुअल फासला है हमारे पास, असल रास्ता है, उसकी जो लंबाई होती है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। आगे देखें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट होता है। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब फार्मूला देखें, पहचान करते हैं, ऐसा आएगा एमसीक्यूज। एक है एस इज इक्वल टू वी टी, ये फार्मूला तो हमने पढ़ा हुआ है। एस इज इक्वल टू वी ओवर टी तो नहीं पढ़ा। टी इज इक्वल टू एस भी नहीं पढ़ा। वी इज इक्वल टू एस टी भी नहीं पढ़ा। तो असल हमारे पास क्या होता है? एस इज इक्वल टू वी टी, ये फार्मूला है। फॉल्कन, जैसे मैंने कहा था, फॉल्कन का नाम सुनो तो क्या याद रखना है? 200, 200 km/h। ठीक है। अब एक और ये एमसीक्यूज भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फास्टेस्ट लैंड मैमल जो सा चीता है, उसकी स्पीड क्या होती है? वो 110 होती है। फॉल्कन का आपने याद रखना है 200, और चीते की स्पीड क्या याद रखनी है? 110 km/h। 110 km/h। अब एक और क्वेश्चन है कि जी, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। बेटा, आप, बॉल है आपके हाथ में, आपने नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी है। वर्टिकली अपवर्ड, नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हो।
इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। सोचो जो उसका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा होता है, वो वाला पॉइंट होता है ना जब बॉल जाती है ऊपर और जाके एक लम्हे के लिए रुकती है, वो उसका हाईएस्ट पॉइंट होता है। अब बॉल तो रुकी है वहां पे लम्हे भर के लिए, तो उसकी जो स्पीड होगी, वो जो वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी। क्या होती है उसकी वेलोसिटी? जीरो होती है। अ ट्रेन मूविंग एट 360 किलोमीटर पर आवर, इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। बेटा ये याद रख लें, 360 मल्टीप्लाई बाय 1000, मतलब 36 ज़रब 1000 ओवर 3600, ये फार्मूला है। अगर ये 36 वैसे के वैसे किलोमीटर की जगह 1000 लिख दोगे, आर के ऊपर माइनस है, वन है, तो ओवर डाल के 3600 नीचे लिख दोगे, बटे के नीचे 3600 लिखोगे। 36 से कट जाएगा, ऊपर 1000 था और 3600 की दो नीचे दो जीरो थी, दो जीरो से दो जीरो कट गई तो 10 बचता है, 10 मीटर पर सेकेंड। If a cyclist had acceleration 2 meter per second square for 5 second, the change in velocity। बेटा कौन सा फार्मूला लगाओगे बेटा बताओ। अगर एक साइक्लिस्ट उसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड है फॉर 5 सेकंड, द चेंज इन वेलोसिटी इज, तो उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो क्या आएगा? तो एक्सेलरेशन का फार्मूला लगा दो। अब एक्सेलरेशन का फार्मूला होता था वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। टी दिया हुआ है आपको 5, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2, तो अब 5 को 2 से ज़रब दे दो तो आपके पास 10 बनता है। तो वी एफ माइनस वी आई वो उसका चेंज है, वो रहा है। उसने पूछा भी है ना द चेंज इन वेलोसिटी, तो वो वी एफ माइनस वी आई पूछ रहा है। ठीक है, तो वी एफ माइनस वी आई है, ए को जो कि जिसकी वैल्यू 2 थी, और टाइम जो कि डिवाइड हो रहा था दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, 10 हो जाएंगे। तो इसका आंसर हमारे पास बी बनता है, 10 मीटर पर सेकेंड। A sprinter complete 100 मीटर रेस इन 12 सेकेंड एवरेज स्पीड, ये आपकी एग्जाम्पल है, याद आई ना, एग्जाम्पल है आपके पास। अब वो फासला कितना है? 100 है। टाइम कितना है आपके पास? 12 मीटर है। तो 100 पे 12 को डिवाइड कर दो तो आप एवरेज स्पीड निकालोगे। तो स्पीड v इज इक्वल टू एस ओवर टी का फार्मूला है ना, तो एस 100 को ऊपर रखो, डिवाइडेड बाई 12 कर दो, तो 8.33 मीटर पर सेकेंड होगा। ऐसा यूनिट इन ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड होता है। स्पीड का यूनिट याद कर लें, अभी मेरे साथ अभी याद करें, मीटर पर सेकेंड। मीट एम एस की पावर -1 स्पीड का, एक्सेलरेशन का होता है m s-2, और स्पीड का होता है m s-1। आगे देखिए, विच फिश इज फास्टेस्ट। बेटा ये भी एक एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। तो जो सेल फिश है ये बड़ी तेज होती है। कौन सी मछली तेज तरीन है? तो वो सेल फिश है। ठीक है, आगे देखें, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वही एमसीक्यूज दोबारा रिपीट करना। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता था? एक्सेलरेशन। वेरी गुड। आगे देखें, द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अब इक्वेशन याद करते हैं। द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी होती है, और ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, आगे चलें जी। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज नेगेटिव इफ, एक्सेल बड़ा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज है। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज नेगेटिव, कब नेगेटिव होता है एक्सेलरेशन? जब बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही होती है। गाड़ी जब ब्रेक लगाना शुरू करती है तो उसकी स्पीड कम, वेलोसिटी कम होती जा रही है ना, तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। अगर स्पीड बढ़ रही हो तो पॉजिटिव, अगर कम हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो, तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। इफ अ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज यूनिफॉर्म देन एक्सेलरेशन इज जीरो। अब जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो जब चेंज नहीं आ रहा तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है वहां पे। चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन पैदा होगा ना, तो जब चेंज है ही नहीं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? जीरो। इफ अ वेलोसिटी चेंज एट कांस्टेंट रेट, अगर वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो बिल्कुल कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि पहले 5 सेकंड में जो चेंज आया वो 10 का था, अगले 5 सेकंड में भी 10 का चेंज आया, उससे अगले 5 सेकंड में भी 10 का चेंज आया, तो उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहता है। तो एक्सेलरेशन सेम रहता है, यूनिफॉर्म। आगे देखिए, एक्सेलरेशन है 1.5, एक्सप्रेस करना है किलोमीटर पर आवर में। अब इसमें क्या होगा, हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, तो अब इसमें कन्वर्जन होगी। अब देखो ना, आर का किलोमीटर, जो आर है ना, आर की पावर -2 है। अब इसको ओवर के ऊपर रखना है। अब 1 घंटा 3600, अब 3600 फिर तो क्योंकि
पावर टू है ना, तो 3600 ज़रब 36 मतलब 3600 मल्टीप्लाई बाय 3600 ओवर आ जाएगा 1000। अब इसको कैलकुलेट करो तो आंसर आता है 19,440। एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट है। आगे, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, जो वो स्पीड टाइम ग्राफ को सोचें। स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे जो एरिया होता है वो हमेशा डिस्टेंस कवर्ड होता है, डिस्टेंस कवर्ड होता है, ठीक है। आगे देखें, स्लोप ऑफ स्पीड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ के दरमियान में जो स्लोप होती है उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता तो वो स्पीड होती, वेलोसिटी होती। लेकिन अगर स्पीड टाइम ग्राफ है तो उसका यूनिट आंसर क्या होगा? उसकी जो स्लोप होगी वो एक्सेलरेशन होगी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखें तो 2as वाली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। आगे देखें, द करेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज, अच्छा जी करेक्ट ढूंढते हैं, वी एफ स्केयर प्लस वी आई, ये तो गलत है। फार्मूला था वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। सेकेंड वाला देखें जी कि हमारे पास वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू 80, ये भी गलत है। सी वाला ऑप्शन ठीक लग रहा है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। आगे देखें, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज 10। अब देखो, हाँ ये देखें इसको और से, आपके बुक में आकर एक्सेस सॉरी पेपर के अंदर ये इस तरह के दो एमसीक्यूज आ जाए ना, यहाँ पे 10 ms-2, यहाँ पर है 9.8 ms-2, तो जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 9.8 ms-2 है, तो आपको 9.8 मार्क करना पड़ेगा। अगर ये ऑप्शन ना होता फिर आप 10 मार्क करते, ठीक है। आगे देखिए, स्पीड ऑफ लाइट इज 10 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। याद कर लें इसको, लाइट की जो स्पीड होती है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो बताएं क्या थी? 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, डन। आगे देखें जी, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज, अब सारी बात है, एक्सेलरेशन जो फ्री कर दी है बॉडी तो उसका एक्सेलरेशन 10 होता है, मतलब ये सिंपल, उसने जी की वैल्यू पूछी है आपसे। तो अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट उसने चेंज कर दी। अब यहाँ पे ये भी पूछ सकता था ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, या उसने अब सवाल ये पूछ दिया एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज, अच्छा यहाँ यहाँ पर भी 10 नहीं होगा, आपने इसको मार्क करना है 9.8 को, असल इसका आंसर 9.8 है। आगे देखिए, आइंस्टाइन प्रपोज्ड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन सन, याद रखना 1905। 1905 यूं याद रख लो, आइंस्टाइन ना सबसे लेटेस्ट है, बाकी सारे बड़े पुराने हैं। तो सबसे लेटेस्ट कौन हो गया? 1905 में आइंस्टाइन ने आके थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ऐसी फोर्स देखें जो कि जोड़ वाली ना हो, मतलब इनका आपस में कांटेक्ट ना हो। फ्रिक्शन में तो कांटेक्ट होता है, एयर रेजिस्टेंस में भी कांटेक्ट होता है क्योंकि एयर मॉलिक्यूल उस बॉडी के साथ अटैच हो रहे होते हैं। अब टेंशन के अंदर भी कांटेक्ट होता है, रस्सी में जो खिंचाव होता है तो कांटेक्ट तो होता है ना उसके दरम्यान। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। अब दो मैग्नेट हैं, वो आपस में फोर्स लगा रहे हैं लेकिन उनके आपस में कोई जोड़ नहीं बना हुआ। आगे देखिए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फोर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, करेक्ट नहीं होगा यहाँ पे बेटा, कॉन्टेक्ट है, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, मैं भी गलत पढ़ रहा हूँ सॉरी, लेट नाइट है ज़्यादा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी है? अब कॉन्टैक्ट फोर्स फ्रिक्शन है, जाहिर बात है फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स है। मैग्नेटिक नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी नहीं है, ग्रेविटेशनल भी नहीं, कॉन्टैक्ट हमारे पास सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है। हाउ मैनी मेजर टाइप ऑफ फोर्सेस आर देयर, बेटा फोर्स की कितनी बुनियादी इकसाम है? एक्चुअल में दो हैं, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट। ये देखो, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट बेसिकली दो टाइप्स हैं, फिर आगे मजीद ये फर्दर डिवाइड होती हैं। कांटेक्ट के अंदर फ्रिक्शन आ जाएगी, ड्रैग आ जाएगी, अब थ्रस्ट आ जाएगी, नॉन कांटेक्ट में ग्रेविटेशनल। लेकिन बेसिक जो मेजर टाइप्स है ना फोर्सेस की, वो दो हैं, कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट।
आगे देखें, विच इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। अब बताएं इसमें टेंशन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। आगे देखें, ऐसा यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यूज। जी का जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन मीटर का स्क्वायर केजी की पावर -2। कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है न्यूटन मीटर का स्क्वायर केजी की पावर -2। मीटर का भी स्क्वायर है, केजी का भी स्क्वायर है, लेकिन केजी नेगेटिव है और पहले न्यूटन आएगा। ठीक है, याद हो गया ना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आगे देखें, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -11। कहाँ लिखा हुआ है? ये ए में 6.673 भी लगा है, लेकिन आपके पास यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू 6.673 है, तो यहाँ पे 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -11। आपने सबसे ज्यादा ध्यान देना है पावर पे। -11 है ना, तो फिर ये ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स जो एफ है इज, एफ की जो वैल्यू मतलब फार्मूला पूछा उसने, एफ इज इक्वल टू GM1 M2/d²। GM1 M2/d², डी की पावर 2 होती है, तो ए ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट है जी, कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटी वाज फर्स्ट पुट अप बाय, सबसे पहले जो ग्रेविटी का तस्वर वो न्यूटन साहब ने दिया था। ठीक है, आगे जी, गेटिंग हर्ट व्हेन किकिंग अ स्टोन इन ड्यू टू, जब हम पत्थर को ठोकर मारते हैं तो चोट लगती है, किसकी वजह से लगती है? रिएक्शन की वजह से। आपके पाँव ने जितना एक्शन किया तो पत्थर ने उतना रिएक्शन दिया, तो उस रिएक्शन की वजह से चोट ज्यादा हमें हर्ट हो रहा होता है। आगे जी, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड, बेटा देखो, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी अंटिल, कोई जिस्म अपनी हरकत जारी रखेगा जब तक उस पर जो नेट फोर्स है वो लग रही है, वेट नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, जब तक उसके ऊपर फोर्स लग रही है तो वो अपनी मोशन कंटिन्यू रखेगा। नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। ठीक है, तो हमारे पास इसका ऑप्शन ए होगा। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू, अब कंजर्वेशन ऑफ जो लीनियर मोमेंटम है ना वो बेटा न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है, तो इसमें न्यूटन का तीसरा कानून होगा। याद रहेगा ना, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन थर्ड लॉ के। आगे देखिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, ये अभी पढ़ा है हम लोगों ने। करेक्ट फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, अब न्यूटन सेकेंड लॉ याद करो, क्या होता था? F इज इक्वल टू एम में, तो ये लिखा हुआ है F इज इक्वल टू एम में। ठीक है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, 1 न्यूटन इक्वल होता है 1 kg M s की पावर -2। याद करें, 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है? के kg M s-2, याद रहेगा ना। आगे देखें, फोर्स ऑन 10 kg बॉडी विद 2 ms-2 एक्सेलरेशन, बेटा फोर्स बतानी है, 10 kg का मैस है, एम दिया हुआ है और 2 एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो एम ए होता था, एम कौन है? 10 है, ए कौन है? 2, एम ए का मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 20 न्यूटन आंसर आएगा इसका, ये रहा। आगे देखें, फोर्स एक्टिंग फॉर टू टू 2 सेकेंड, force acting for 2 seconds producing 50 kg ms मोमेंटम चेंज इज, मतलब मोमेंटम में जो तब्दीली है वो 50 है और वक्त जो सा लगा है वो 2 सेकंड लगा है, तो फोर्स होगी 50 पे 2 को डिवाइड करो, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता था फोर्स के इक्वल, तो रेट ऑफ जो चेंज इन मोमेंटम का है 50, ओवर टाइम कितना है? 2 को 50 पे तकसीम कर दो तो 25 जवाब आएगा। आगे देखें जी, लॉ ऑफ इनर्शिया इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अब स्टेटमेंट चेंज हो गई ना। अच्छा जी, फेमस बुक ऑफ आइजैक न्यूटन इज, आइजैक न्यूटन की जो फेमस बुक है ये याद रखना, प्रिंसिपिया मैथमेटिका। आगे देखें जी, आइजैक न्यूटन वाज बॉर्न इन, कब पैदा हुआ था जी? आइजैक न्यूटन कोई 16वीं सदी में था, तो बस ये 16 वाले याद रखना, लेकिन याद रखना 1643।
2003 में पैदा हुआ था। फार्मूला ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ इज इक्वल टू एम में, तो मेरे ख्याल तीसरी दफा रिपीट हुआ। प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड एक्सेलरेशन, अब देखो चेंज हो गया मैस एंड एक्सेलरेशन, इसका एम ए, मैस एक्सेलरेशन एम में हो गया, किसके इक्वल होगा, फोर्स के इक्वल होगा, स्टेटमेंट चेंज किया। अब 20 न्यूटन फोर्स है, 2.5 मीटर का मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, मैस निकालना है। एफ इज इक्वल टू एम में फार्मूला है ना, एफ इज इक्वल टू एम ए को जाके एफ के नीचे डिवाइड कर दें, मतलब एफ के ऊपर F20 है ना, उस पर 2.5 को डिवाइड कर दें, तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 8 kg। आगे देखें जी, वेट W इज इक्वल टू एम जी, याद रखना ये फार्मूला, W इज इक्वल टू एम जी। 1 न्यूटन इज, अभी याद किया था, kgms-2, kgms-2, ठीक है। आगे देखें जी, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। आगे देखें जी, रॉकेट जो वर्क करता है वो थर्ड लॉ पे करता है, क्योंकि गैसेस एज ए एक्शन करती हैं और रॉकेट आगे की तरफ जाता है वो रिएक्शन होता है, तो न्यूटन थर्ड लॉ लग रहा होता है। मैस है जी 20 kg का, पुल अपवर्ड, ऊपर की तरफ उठाया गया है। अब बेटा 20 kg का मैस है, ऊपर की तरफ उठाया गया है, तो वेट क्या होगा, W इज इक्वल टू एम जी, फार्मूला पड़ा है ना, एम जी, एम कितना है 20, जी की वैल्यू कितनी होती है 10, तो 20 को 10 से ज़रब दे दो, तो आपके पास जो वेट होगा वो 200 न्यूटन होगा। ऐसे यूनिट ऑफ मैस इज किलोग्राम। अच्छा मैस है 40, वेट बताना है, अब मैस 40 है, वेट बताना है, तो एम जी, एम 40 साथ जी लगा दो 10, 40 मल्टीप्लाई बाय 10, 400 न्यूटन। ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू भी 10 होती है, लेकिन यहाँ पे यूनिट का ध्यान रखना है, न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर केजी, याद रहेगा ना। अच्छा वेट है जी 147 न्यूटन, मैस बताना है, ग्रेविटी दे दी है 10, 147 पे 10 को तकसीम कर दो, 147 को, क्योंकि वेट इज इक्वल टू W इज इक्वल टू एम जी होता है, अब वेट तो दे दिया 147, आगे 147 इज इक्वल टू एम जी, जी की वैल्यू 10 है, 10 को जाके 147 पे डिवाइड कर दो तो एम निकल आएगा, तो 114.7 आंसर आएगा, है ना, 10 डिवाइड करोगे तो ये आंसर आता है। लुब्रिकेंट बिटवीन सरफेस, लुब्रिकेंट, ये जो चिकनाई अगर हम डाल दें दो सरफेसेस के दरमियान में, तो फ्रिक्शन इंक्रीज होगी या फ्रिक्शन रिड्यूस होगी, फ्रिक्शन कम होती है, रिड्यूस हो जाती है। और फ्रिक्शन कम करने के लिए हम चीज़ों को लुब्रिकेंट करते हैं ना, ऑयली करते हैं ना, तो रिड्यूस द फ्रिक्शन। हाईली डिस्क्राइब हाईली डिजायरेबल व्हेन क्लाइंबिंग अ हिल, पहाड़ी पर चढ़ते हुए क्या इंतहाई मतलूब है, सारी बात है फ्रिक्शन चाहिए, वरना मुंह के बल गिरेंगे आके। जब तक फ्रिक्शन अच्छी नहीं होगी क्लाइंबिंग अच्छी नहीं होगी। आगे देखें जी, हाउ मैनी कैटेगरीज ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बेटा दो कैटेगरी हैं, एक स्टैटिक और एक काइनेटिक, स्टैटिक एंड काइनेटिक, डन। आगे देखें जी, मटेरियल लोअरिंग फ्रिक्शन, बेटा फ्रिक्शन वो मटेरियल बताएं जो फ्रिक्शन को कम करते हैं, वाटर तो नहीं करता है, सैंड भी नहीं करता, वुड भी नहीं। ऑयल एंड ग्रीस फ्रिक्शन को कम करती हैं। मोमेंटम डिपेंड अपॉन, अच्छा मोमेंटम बेटा याद रखना, जो मोमेंटम है वो देखो डेफिनेशन क्या आती है, मोमेंटम का फार्मूला P इज इक्वल टू एम वी था, तो जाहिर बात है मोमेंटम मैस पे भी डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा, तो इसका आंसर ए एंड बी, मतलब मैस और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू, बेटा चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स कहलाता है, अगर सिंपल चेंज इन मोमेंटम आ जाए, ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम आ जाए तो वो फोर्स के इक्वल होता है, सिंपल चेंज इन मोमेंटम आ जाए तो वो इम्पल्स होती है। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम kgms-1, बेटा याद रखना, न्यूटन का था kgms-2, मोमेंटम का है kgms-1, या हम इसको न्यूटन सेकंड भी कहते हैं, न्यूटन सेकंड भी कहते हैं और kgms-1 भी कहते हैं।
चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा, चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स होता है। इम्पल्स का फार्मूला फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। इम्पल्स का फार्मूला क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। आगे देखें, नेट फोर्स ऑन अ बुक 5 kg लाइंग ऑन द टेबल। बेटा नेट फोर्स ऑन अ बुक, 5 kg की बुक है, उस पर नेट फोर्स लग रही है। तो देखें, सोचें, टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई है, बुक का वेट है 5 kg, उसकी नेट फोर्स, टोटल फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स बता दो, नेट फोर्स। अब जो 5 kg की बुक जमीन की तरफ खींच रही है, वेट उसका लग रहा है, तो रिएक्शन के तौर पर टेबल रिएक्शन दिखा रहा है, तो वो दोनों फोर्सेस आपस में कैंसल आउट होंगी, तो आंसर इसका जीरो रहेगा। ठीक है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोमेंटम इज पी इज इक्वल टू एम वी, ये फार्मूला याद रखना, मोमेंटम का पी इज इक्वल टू एम वी होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू रेट ऑफ, अब रेट आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के इक्वल होता है। अगर सिंपल चेंज इन मोमेंटम होता वो इम्पल्स के इक्वल होता, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ जाए तो वो फोर्स के इक्वल होता है। आगे चीज, एस आई यूनिट ऑफ इम्पल्स, एफ आई यूनिट ऑफ इम्पल्स वही मोमेंटम होता है ना, तो इसका यूनिट भी न्यूटन सेकंड या के जी एम एस माइनस वन होगा। आगे देखें जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी इज इक्वल टू, बात वही है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होता है? फोर्स के इक्वल होता है। सिंपल, फोर्स है या वेट है, तो जहां पे भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम देखो, फोर्स याद रख लो। अच्छा जी, पार्टिकल mass m, velocity v, collide with same mass at rest, तो जो velocity ऑफ फर्स्ट आफ्टर कोलिजन है वो बता देंगे। mass velocity जो vm है, से सेकंड mass m से टकराता है, तो टकराव के बाद पहले की velocity जीरो हो जाएगी। देखो, पहले एक रेस्ट पे था, दूसरा आके उसे टकराया, अब दूसरा वहां रुक गया, पहले वाला आगे चला गया, तो दूसरे की velocity जीरो हो जाएगी। आगे देखिए जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज अप्लाई आइस, अच्छा जी, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ना, यह हमेशा आइसोलेटेड सिस्टम पे लगता है। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या भला होती है? ऐसा सिस्टम जिस पर कोई भी बैरूनी कुव्वतें, एक्सटर्नल फोर्सेस ना लग रही हो, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एप्लीकेबल है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लग सकता है। अदरवाइज आइसोलेटेड सिस्टम ना हुआ तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं लग सकता। आगे देखें जी, मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम आफ्टर कोलिजन सेम रहता है, ये लॉ यही कहता है ना, टकराने से पहले या टकराने के बाद जो मोमेंटम है उसने हमेशा कांस्टेंट रहना है, रिमेन कांस्टेंट। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एप्लीकेबल कब एप्लीकेबल होता है? ऑल ऑब्जेक्ट्स, माइक्रो, मैक्रो, नॉन, सब ऑब्जेक्ट्स पे होता है, ऑल ऑब्जेक्ट्स पे। आगे देखें जी, फोर्सेस एक्टिंग पैरेलल टू ईच अदर, कुछ फोर्सेस हैं जो पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो उनको हम पैरेलल फोर्सेस ही कहते हैं। प्रैक्टिकल, सॉरी, पार्टिकल एक्टेड बाय 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन, नेट फोर्स बता दें, 3 और 4 न्यूटन फोर्सेस अमूदन लग रही हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर लिखा हुआ है ना, अमूदन लग रही हैं। हासिल फोर्स बता दें। बेटा इनका रिजल्टेंट आपने ड्रॉ करना होता है, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा आपके पास? 5 होगा। कैसे भला? आपको एक फार्मूला याद है, एफ इज इक्वल टू अंडर रूट में एफ एक्स का स्केयर एफ वाई का स्केयर, है ना? तो एफ, फर्ज करो 3 का स्केयर लूँ 9 बनता है, 4 का स्केयर लूँ तो 16 बनता है, 9 और 100 को 16 को जमा करो 25, 25 का ऊपर स्केयर रूट था, जब स्केयर रूट लेंगे तो 5, आंसर आ जाएगा 25 का। आगे देखें, फोर्सेस कैन बी ऐड, हेड टू टेल रूल के जरिए हम ऐड कर सकते हैं, ये पढ़ा है अभी हम लोगों ने। अच्छा, मोमेंटम ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड, अब मोमेंटम ऑफ अ फोर्स हमेशा टॉर्क होता है, टॉर्क का दूसरा नाम है मूवमेंट ऑफ फोर्स, सॉरी मोमेंटम बोल रहा हूँ, मूवमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क का दूसरा नाम है। स्टीयरिंग व्हील ऑफ व्हीकल इज एग्जांपल ऑफ, गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है वो किसकी एग्जांपल है? कपल की एग्जांपल है, कपल।
अब देखो ना, स्टेयरिंग व्हील हाथ में पकड़ा हुआ है आपने दोनों हाथों से, तो एक हाथ अगर नीचे जाता है दूसरा ऊपर जाता है, तो दो टर्निंग इफेक्ट हो रहे हैं, तो ये कपल होता है। टॉर्क फार्मूला, टॉर्क का फार्मूला एफ मल्टीप्लाई बाय एल होता है। ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एल। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टॉर्क की डेफिनेशन है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर, याद रखें। एफ मल्टीप्लाई बाय एल फार्मूला था ना, एफ हो गया न्यूटन, एल होगा मीटर, तो न्यूटन मीटर इसका यूनिट होगा टॉर्क का। स्टेयरिंग व्हील प्रोड्यूस, जो स्टेयरिंग व्हील है वो क्या पैदा करता है, कपल पैदा करता है, ये भी किया हम लोग ने। अब फोर्स एफ एट एंगल 60 विद एक्स एक्सिस एंड वाई कंपोनेंट इज, बेटा 60 के जाविया बनाती हुई जो फोर्स एक्स के मैवर के साथ है, अब उसका जो अमूदी जुज, जो एक्स कम जो वाई कंपोनेंट है वो बताना है आपने। तो याद है फार्मूला, एफ वाई इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। क्या फार्मूला, सॉरी, वाई वाई में साइन होता है, एक्स में कॉस होता है, वाई में हमेशा साइन होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, एफ साइन थीटा। थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 60। तो पहला पहला ऑप्शन है एफ साइन थीटा। आगे देखें, द वैल्यू ऑफ साइन 90, आपने ना सिंपल कैलकुलेटर पे साइन 90 लिखना है, इक्वल दबाओगे आंसर आ जाएगा, आंसर 1 आएगा। ये कैलकुलेटर से करना है। इसी तरह टेन 45 को कैलकुलेटर पे लिखो, आंसर 1 आएगा। इसी तरह नेक्स्ट देखें जी, एफ वाई ओवर एफ एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। ये फार्मूला है, याद रखें, टेन थीटा, वाई ऊपर होता है, एफ वाई, एफ एक्स हमेशा नीचे होता है। आगे देखें, द वैल्यू ऑफ साइन 60, कैलकुलेटर पे लिखेंगे साइन 60 की वैल्यू तो 0.0866 देगा वो आपको। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ, हमारे पास मैथमेटिक्स की ब्रांच है ट्रिग्नोमेट्री, तीन कोनों की पैमाइश। ट्रिग्नो, ट्राई का मतलब तीन कोनों, कोने, मैट्री मेजरमेंट होती है, पैमाइश, तीन कोनों की पैमाइश। तो जाहिर बात है ये मैथमेटिक्स है। अच्छा जी, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस F1 एंड F2 एट 90 डिग्री इज, दो फोर्सेस F1 और F2 अमूदन का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा बेटा। और फार्मूला लगाना है सिंपल सा, अंडर रूट लगा के F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, तो ए ऑप्शन होगा। रिजल्टेंट का ये फार्मूला था ना, अंडर रूट के नीचे एफ, पहले वाले एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर, यहाँ पे 1 2 है तो आप 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लगाओगे। अब देखिए, if force F make an angle theta with the y-axis, then y component will be, oh sorry, then its y component will be, अगर फोर्स y महवर के साथ जाविया बनाती है तो उसका y जूज होगा, क्या होगा बेटा, y जूज वैसे तो होता है एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, लेकिन इफ फोर्स F मेक एन एंगल थीटा विद y एक्सिस पर एंगल बन गया है, देन इट्स y कंपोनेंट इज f साइन थीटा। हाँ जी, इसका आंसर, नहीं नहीं, इसका आंसर आता है f cos थीटा, दोनों y आ गए ना, तो f cos थीटा आंसर आता है इसका। वजह क्या है कि ना बेटा, जो एडजेसेंट एंगल होते हैं ना, वो हमारे पास कोसाइन होते हैं, तो cos यूज करेंगे, ठीक है। यूजुअली हम x के लिए cos यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर चीज़ें स्वैप हो जाएंगी, दो y आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर cos थीटा यूज होगा। आगे देखें, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी डिटरमाइंड बाय, फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इस फार्मूले से यूज की जाती है, tan थीटा इज इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ एक्स। अ बॉडी इज said to be in equilibrium if it has no acceleration, अगर उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा तब वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है मेरे बेटा। तो बेटा नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम आर देयर, कितने टाइप्स के इक्विलिब्रियम होते हैं हमारे पास, तीन टाइप्स के इक्विलिब्रियम होते हैं हमारे पास, ठीक है। आगे देखें, आप पैराट्रूपर कमिंग डाउन विद टर्मिनल वेलोसिटी इन इज इन, एक जो छाता बरदार नीचे आते वक्त किस तवाजन में होता है, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है बेटा, ठीक है।
आगे देखें, अब स्टैटिक होता है जो रेस्ट वाला होता है, डायनामिक जो मोशन वाला होता है। तो वो मूव तो कर रहा है ना, डाउन आ रहा है टर्मिनल वेलोसिटी के साथ, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा। एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैंगिंग फ्रॉम अ सीलिंग इज द एग्जाम्पल ऑफ, छत से लटका हुआ जो बल्ब है किस तवाज़ुन की मिसाल है, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की मिसाल है, ठीक है। आगे देखें, द वेक्टर सम ऑफ ऑल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी अबाउट एनी पॉइंट मस्ट बी, तवाज़ुन की दूसरी शर्त के मुताबिक तमाम टॉर्क का मजमुआ क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। सम ऑफ ऑल टॉर्क इज ज़ीरो, तो आंसर क्या आएगा बेटा, ज़ीरो। ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आर, दो कंडीशन होती हैं, एक फर्स्ट कंडीशन एक सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज ज़ीरो, और जो सेकंड कंडीशन है उसमें सम ऑफ ऑल टॉर्क इज ज़ीरो। आगे देखिए, द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कि जो सेकंड कंडीशन क्या थी, सम ऑफ ऑल टॉर्क इज ज़ीरो, तो हम सिग्मा टी इज इक्वल टू ज़ीरो करेंगे। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन में सम ऑफ ऑल फोर्सेज इज ज़ीरो, सम ऑफ फोर्स जो सिग्मा एफ है वो इक्वल टू ज़ीरो होता है। इन स्टेबल इक्विलिब्रियम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी लाइज, बेटा जो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है ना, उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो लोएस्ट पोजीशन पर मौजूद होती है, सबसे नीचे वाले हिस्से पे होती है। अ सिलेंडर रेस्टिंग ऑन इट्स सर्कुलर बेस इज, एक सिलेंडर अपने गोल पैंधे पर खड़ा है, ये किस तवाज़ुन में होता है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर होता है, ठीक है। आगे देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय, बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है एम वी स्केयर ओवर आर, ये याद करें, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, एम वी स्केयर ओवर आर। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ प्रोवाइड्स अ सेंट्रीपिटल फोर्स, अब जो जमीन सेंट्रीपिटल फोर्स, ये वाला नीचे वाला ये गलती से लग गया मुझसे ऊपर, तो इसका ऑप्शन क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। जमीन की जो ग्रेविटी है ना, मसनूई सैटेलाइट्स को फराम करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स करती है। आगे, विच फोर्स रोटेट द बॉडी इन अ सर्कल, कौन सी फोर्स है जो जिस्म को दायरे में घुमाती है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स ही होती है, तो वो ये है। नेक्स्ट देखिए, द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, देखिए फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, एम बी स्क्वायर ओवर आर है ना, तो जो आर सेंट्रीपिटल फोर्स है वो आर रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आगे देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स परफॉर्म, अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या परफॉर्म करती है, मैक्सिमम वर्क, मिनिमम वर्क, नेगेटिव वर्क, नो वर्क। सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क नहीं परफॉर्म कर रही होती, नो वर्क ऑप्शन होगा। वर्क डन इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, अगर 0 डिग्री होगी ना तो जो वर्क डन है वो मैक्सिमम होगा, और अगर 90 डिग्री होगी तो वर्क डन जीरो होगा, तो जीरो आंसर है इसका। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होता है वो वर्क होता है। आगे देखें, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल या जाउल। आगे, a 65 न्यूटन फोर्स इज पुलिंग अ सूटकेस ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, फाइंड वर्क, अगर 65 न्यूटन का फोर्स लग रही है एक सूटकेस को 20 मीटर तक खींचते हुए, तो वर्क बता दें क्या होगा, तो 65 को 20 से मल्टीप्लाई कर दें, नहीं, हाँ जी, देखो फोर्स कितनी लगी है, 65 न्यूटन, और डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, 20 मीटर, तो फार्मूला क्या होता था वर्क रन का, एफ मल्टीप्लाई बाय एस, तो 65 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा, 65, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है 1200, और 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 1300 जूल, मल्टीप्लाई करना बस सिंपल। द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, हमारे पास वो एनर्जी कहलाती है, ये डेफिनेशन है एनर्जी की, एनर्जी क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। उसके बाद देखिए 1 मेगा जूल, मेगा क्या होता था बेटा, 10 पावर 6 होती थी, याद है ना, 10 पावर 6 जूल। आगे देखिए 1 किलो जूल 10 पावर 3 होती है, 10 पावर 3 किलो कहलाता है, तो 10 पावर 3 लिखा हो या
1000 लिखो, 1000 में भी 3 जीरो होती है ना, तो 1000 जूल। आगे देखिए, 1 मेगा जूल वही 10 पावर 6, ठीक है, 10 10 पावर 6 होती है मेगा। नो वर्क इज डन व्हेन थीटा इज 90। मैंने अभी कहा था ना, थीटा अगर 90 हो तो कोई काम नहीं हो रहा होता, कोई वर्क नहीं उस पर अप्लाई होता। तो थीटा इज 90, क्योंकि कॉस 90 जीरो होता है, तो वो सारे आंसर को जीरो कर देगा। आगे देखें, अब बुलेट ऑफ मैथ 0.5 स्पीड उसकी 300 है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा? आपको काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला याद है ना? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। एम की वैल्यू डालें, पी की वैल्यू डाल के उसका स्क्वायर लें, आपस में कैलकुलेट करें, तो इसका आंसर आएगा 2250 जूल। ठीक है, अब मैं सिर्फ आपको फार्मूले याद करवाऊंगा, फार्मूले के लिहाज से आप लोगों ने कैलकुलेट कर लेना है, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। इफ अ कार डबल्स इट्स स्पीड, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। अगर ये याद रख लें, 4 टाइम बढ़ती है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अगर कार की स्पीड को डबल कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम बढ़ जाती है, इंक्रीज टू 4 टाइम बढ़ जाती है। अच्छा, नेक्स्ट देखें, इफ द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल देन द काइनेटिक एनर्जी। वो भी वही बात होगी, मोमेंटम तभी बढ़ता है जब स्पीड बढ़ती है। तो इसका आंसर भी क्या होगा? इंक्रीज टू 4 टाइम्स। आगे, द कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम मैकेनिकल एनर्जी, असल में ना मैकेनिकल एनर्जी की ही ये दो टाइप्स है। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी की दो टाइप्स है। इसका आंसर मैकेनिकल एनर्जी होगा। वर्क डन इन अ सिंगल बीट ऑफ अ ह्यूमन हार्ट इज अप्रोक्सीमेटली, ये याद रखना है आपने, जो इंसानी दिल की एक धड़कन में तकरीबन कितना वर्क लगता है, वो 1.5 जूल लगता है, ये याद रखना है आपने। अ बॉल वेइंग 50 न्यूटन लिफ्ट टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर। बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है W = mgh। अब यहाँ पर जो mg है ना, वो वेट है, वो 50 न्यूटन है, mg की जगह 50 आ जाएगा। और हाइट कितनी कवर हुई है? 5। तो 50 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 250 हमारे पास आंसर आता है जूल, 250 जूल। आगे, वर्क इज अ क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी होती है बेटा? वर्क स्केलर क्वांटिटी होती है। अब है कैपेबिलिटी, जोन सी है कैपेबिलिटी टू डू वर्क, हमारे पास क्या कहलाती है? एनर्जी कहलाती है, या एबिलिटी टू डू वर्क भी एनर्जी कहलाती है। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बिकम्स 3 टाइम ग्रेटर, अगर अब वेलोसिटी 3 टाइम बढ़ जाए, तो अब पहले देखे ना, अगर हम डबल करते तो वो 4 टाइम हो जाता था, 2 का स्केयर ले लो। अब वेलोसिटी 3 टाइम बढ़ा दी है, तो काइनेटिक 3 का स्केयर लो तो क्या बनता है? 9। तो 9 टाइम हमारी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर होता है, तो 1/2 mv स्क्वायर फार्मूला है। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज 1 मीटर हाई, एट्स पोटेंशियल एनर्जी, वही फार्मूला लगा हुआ mgh वाला, तो कैलकुलेट करेंगे तो 20 जूल आंसर आएगा। पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, ठीक है। आगे, एनर्जी इन अ स्ट्रेच्ड बो, उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है? उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है। द वर्क डन बाय अ सिंगल बीट ऑफ, ये अभी हमने पढ़ा है, 1.5 जूल था, ठीक है। आगे, द एनर्जी आउटपुट ऑफ अ पावर स्टेशन इन 1 ईयर इज 10 पावर 16 जूल, 10 पावर 16 जूल अप्रोक्सीमेटली। आगे देखिए, द वर्क डन इन लिफ्टिंग अ बॉक्स टू द सेकेंड फ्लोर कन्वर्ट टू, डब्बे को दूसरी मंजिल पर ले जाने में क्या किया गया वर्क किस में तब्दील होता है? वो पोटेंशियल एनर्जी में, किसी एक पोजीशन पर लेकर जाते हैं ना, तो वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स, कौन सा है जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स नहीं है? वो फॉसल फ्यूल्स है। विच वन इज रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? सनलाइट जो सी है ना, वो रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। आगे, विच वन इज द चीपर सोर्स ऑफ एनर्जी? वो हमारे पास सोलर एनर्जी, जिसको हम हाइड्रो कहते हैं। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म न्यू
नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स नाकाबिले तजदीद तजदीद ज़राए को बनने में कितना वक्त लगता है? बेटा मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं इसमें। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, याद रखना है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड हमारे पास पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर की डेफिनेशन है। पावर की डेफिनेशन क्या होती है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। आगे देखिए, व्हाट इज द पावर यूटिलाइज व्हेन 100 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 5 सेकेंड। बेटा पावर का फार्मूला होता है W/T, वर्क डन ओवर टाइम। वर्क डन क्या है? 100 डिवाइडेड बाई टाइम 5। 100 पे 5 को डिवाइड करें तो 20 वाट हमारे पास पावर होगी उसकी। तो 20 वाट ये लिखा हुआ है। आगे देखें, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट। पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन इन वाट इज अप्रोक्सीमेटली 80 to 100 होती है। बेटा ये याद रखना, इलेक्ट्रिक फैन की जो पावर होती है ना वॉट्स में, वो अप्रोक्सीमेटली 80 to 100 होती है। डन, याद रहेगा ना। आगे देखिए, पावर ऑफ, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द पावर ऑफ एयर कंडीशनर अप्रोक्सीमेटली। बेटा ये 2500 वाट के करीब होती है। ये डिपेंड करते हैं टन के ऊपर, ठीक है। 1 वाट इज इक्वल टू, इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। 1 वाट हमेशा इक्वल होता है 1 जूल पर सेकेंड के। किसके? 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। आगे देखें, कंजप्शन ऑफ एनर्जी बाय अ 60 वाट बल्ब इन 2 सेकेंड। बेटा 60 वॉट वाट है ना, तो 2 सेकेंड, 1 सेकेंड में, सॉरी 2 सेकेंड है ना, तो 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 120 जूल निकलता है। आगे, जेम्स वॉट वॉज अ डैश इंजीनियर। किस मुल्क का इंजीनियर था जेम्स वॉट? ये स्कॉटिश था, ठीक है, स्कॉटलैंड का। आगे देखें, द एवरेज एफिशिएंसी ऑफ अ डीजल इंजन। डीजल इंजन की जो एवरेज एफिशिएंसी होती है ना, वो 35 to 40 होती है। ये टेबल बने हुए हैं बुक में ना। एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल सिस्टम, जब भी वर्ड आइडियल आ जाए ना, जब भी वर्ड आइडियल आ जाए तो उसकी एफिशिएंसी हमेशा 100 होती है। आगे, इफ द डायमीटर ऑफ अ वायर is reduced to half, extension under same load becomes। अगर तार का रेडियस आधा कर दिया जाए तो एक्सटेंशन हो जाएगा, क्या चीज़ बढ़ जाएगी? लोड जो है वो कितने टाइम बढ़ जाएगा? 4 टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है, 4 गुना बढ़ जाता है। मटेरियल आर इलास्टिक अप टू द सर्टेन लिमिट नोन एज। बेटा मटेरियल्स किस हद तक लचकदार होते हैं उसे क्या कहते हैं हम? इलास्टिक लिमिट कहते हैं उसको, ठीक है। द मोस्ट इलास्टिक मटीरियल अमंग द फॉलोइंग इज। अब इनमें सबसे ज़्यादा कौन है बेटा? वो आपके पास जिनमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, वो आपके पास इन ऑप्शंस के मुताबिक, द मोस्ट इलास्टिक मटीरियल अमंग द फॉलोइंग, ज़्यादा लचकदार कौन है? वो हमारे पास, अच्छा बेटा लचक का ये मतलब नहीं है कि रबड़ है। रबड़ की लचक एक अलग होती है, हम लचक की वो बात कर रहे हैं कि अगर बॉडी पे फोर्स लगाइए तो वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाए। तो रबड़ प्रॉपर तरीके से अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आती। स्टील जोन से है, वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा जी, अब जो जो प्लास्टिसाइन इज द डैश मटेरियल, कौन सा मटेरियल होता है बेटा ये हमारे पास? ये इन इलास्टिक मटेरियल होता है, ठीक है। आगे देखिए, व्हेन अ स्प्रिंग इज कंप्रेस व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी डज इट पोजेस। तो उसमें कौन सी एनर्जी मौजूद होती है बेटा? इसमें पोटेंशियल इलास्टिक एनर्जी मौजूद होती है। विच ग्राफ मेजर स्प्रिंग कांस्टेंट के। बेटा वो जो ग्राफ है ना, वो होता है स्लोप ऑफ फोर्स एक्सटेंशन, याद रखना है। डिवाइस यूज टू मेजर वेट यूजिंग स्प्रिंग एक्सटेंशन इज। वो कौन सी डिवाइस यूज की जाती है? उसको बोलते हैं हम स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। वेट को मेजर करने के लिए ना यहाँ पर स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग से याद रखना है इसमें। डिवाइस यूज टू मेजर वेट यूजिंग स्प्रिंग एक्सटेंशन, तो वो क्या होते हैं? स्प्रिंग बैलेंस होता है। विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर करंट डिडक्टिंग। कौन सी डिवाइस है जो करंट को सिर्फ डिडक्ट करने के लिए, ये देखने के लिए कि सर्किट में करंट है या नहीं, सिर्फ ये पहचान करने के लिए
वो डिवाइस गैल्वानोमीटर होती है। वोल्ट मीटर तो होता है करंट की को मैयर करना, ये होता है करंट को डिडक्ट करना। वो वोल्ट मीटर गैल्वानोमीटर का काम होता है। गैल्वानोमीटर मेक्स यूज्ड ऑफ अ टाइनी स्प्रिंग कॉल्ड, गैल्वानोमीटर में इस्तेमाल होने वाला जो बारीक स्प्रिंग है उसको हम हेयर स्प्रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे बेटा? हेयर स्प्रिंग। आगे, ऐसा यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज, स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है बेटा? न्यूटन पर मीटर। ये याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। स्प्रिंग कांस्टेंट का जो ऐसा यूनिट होता है वो न्यूटन पर मीटर होता है। स्प्रिंग कांस्टेंट के जो है वो इक्वल होता है एफ ओवर एक्स के, क्योंकि असल फार्मूला है हुक्स लॉ का एफ इज इक्वल टू के एक्स ना। तो के निकालना है तो एक्स को जाके एफ के नीचे डिवाइड कर देते थे, तो ए ऑप्शन होगा इसका। फार्मूला ऑफ हुक्स लॉ एफ इज इक्वल टू के एक्स। गैल्वानोमीटर इज अ डैश डिटेक्टिंग डिवाइस, गैल्वानोमीटर करंट को डिटेक्ट करती है, तो ए ऑप्शन होगा। अ टाइनी स्प्रिंग यूज्ड इन गैल्वानोमीटर इज कॉल्ड, क्या बोलते थे उसे बेटा? हेयर स्प्रिंग बोलते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज लो डेंसिटी, अब ये वाला एक टेबल आ रहा है, ये टेबल है डेंसिटीज का ना, इनमें से एक एमसीक्यूज आना है लाजमी। तो बताएं कि कौन सा मटेरियल ऐसा है जिसकी सबसे लो डेंसिटी है, वो एयर होती है बेटा। ठीक है। आगे, डेंसिटी ऑफ एयर इज अप्रोक्सीमेटली 1.3 kgm-3, ये याद करनी है। डेंसिटी ऑफ एयर कितनी होती है? 1.3 kgm। वाटर की कितनी होती है? 1000 kgm-3। और जो एल्यूमिनियम है उसकी 2700 kgm-3 होती है। और उसके बाद स्टील की जो होती है वो 7800 सॉरी नीचे गलती से लगाया, M-3। अब देखो इन दोनों में फर्क क्या है? के जी M⁻³ यहाँ पर के जी M⁻³ -3 वाला करेक्ट आंसर होगा। 7800 kgm-3। गोल्ड की कितनी होती है बेटा? 19300 kgm-3। ठीक है। ये टेबल है, ये एक दफा टेबल याद कर लें अच्छा सा। रेशियो ऑफ प्रेशर ऑन टू प्लेट्स ऑफ एरिया 2 and 3 मीटर स्क्वेयर एट सेम पाथ इज, एक ही गहराई में 2 और 3 मीटर स्क्वेयर एरिया वाली प्लेटों पर प्रेशर की निस्बत क्या होगी? उसकी निस्बत बेटा प्रेशर सेम लगता है, जो प्रेशर होता है ना डेप्थ पे वो सेम और होता है, तो 1:1 ही होगी। तो इसकी जो रेशो होगी वो 1:1। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, पास्कल होता है या न्यूटन मीटर पर स्क्वायर होता है। फोर्स एक्सर्टेड परपेंडिकुलरली ऑन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर की डेफिनेशन है ना, प्रेशर की क्या डेफिनेशन है? यूनिट एरिया पर अमूदन लगने वाली जो फोर्स है, फोर्स एक्सर्टेड परपेंडिकुलरली ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। 1 पास्कल इज इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा है 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। इफ एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन फीट एंड ग्राउंड इज रिड्यूस देन द प्रेशर, अगर एरिया कम कर दिया जाए तो प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है, क्योंकि ये आपस में इन्वर्स रिलेशन में होते हैं ना, तो इनका प्रेशर बढ़ जाएगा अगर एरिया कम कर दिया जाए। आगे देखें, द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इन अ कंटेनर इंक्रीज्ड विद, माए का जो प्रेशर बढ़ता है किस तरह? डेप्थ, जितनी ज़्यादा गहराई में जाओगे उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ता जाएगा लिक्विड का। तो समंदर की यही हिसाब है ना, जितनी ज़्यादा गहराई में जाओगे उतना प्रेशर बढ़ता है। तो डेप्थ पर डिपेंड कर रहा होता है, जितनी डेप्थ को इंक्रीज कर देंगे प्रेशर उतना बढ़ता जाएगा। लिक्विड प्रेशर P एट डेप्थ H इज कैलकुलेटेड बाय, बेटा ये फार्मूला है प्रेशर इन लिक्विड का, P इज इक्वल टू रो जी एच। तो पहला पहला ऑप्शन डेंसिटी ग्रेविटी एंड हाइट, रो जी एच ये ऑप्शन होगा। द अपथ्रस्ट ऑफ अ लिक्विड इज गिवन बाय, ये वही रो जी एच था ना, अब अपथ्रस्ट आ गया तो जारी बात है वहां पे वॉल्यूम कंसीडर होता है, तो हम लिखेंगे रो जी वी। अपथ्रस्ट ऑफ अ लिक्विड, अपथ्रस्ट आ गया तो रो जी वी ऑप्शन होगा इसका। फोर्स एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एक न्यूमेरिकल है और एग्जांपल है हमारे पास। एटमॉस्फेयर ऑन अ रेक्टेंगुलर सरफेस 50 मल्टीप्लाई बाय 40 सेंटीमीटर, एटमॉस्फेयर कितना है? 100 किलो पास्कल। तो इसकी वैल्यू याद रखना 20 किलो न्यूटन होती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ अबव
बेटा कितने उस पे हाइट पे ये बढ़ना शुरू हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगना शुरू होता है, 700 किलोमीटर, मतलब कई सौ किलोमीटर। आगे देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन बी मेजर्ड बाय, किससे मेजर किया जाता है, ये बारोमीटर से मेजर किया जाता है। वैसे ये टॉपिक कट है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिपेंड अपॉन द डेंसिटी, ये इंपॉर्टेंट है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ एयर, एयर की डेंसिटी पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिपेंड करता है। द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस इज बेस्ड ऑन, हाइड्रोलिक प्रेस का जो प्रिंसिपल है वो किस पर बेस करता है, पास्कल लॉ पर बेस करता है। तो पास्कल लॉ ऑप्शन होगा। व्हाट इज द प्रेशर एट सन सेंटर, ये अब एक टॉपिक वो है, टेबल है मेरे बेटा आपके पास। सन सेंटर का याद रखना, 2 × 10⁻16 पास्कल होता है। ये टेबल है, इंपॉर्टेंट है ये। प्रेशर जो सन सेंटर पर है ना, सूरज के जो मरकज में प्रेशर है, वो 2 × 10⁻16 पास्कल होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें। द प्रेशर ऑन अर्थ सेंटर इज, वो होता है 2 × 10⁻11 पास्कल अप्रोक्सीमेटली। आगे है नॉर्मल ब्लड, जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है, वो 1.6 × 10⁻4 पास्कल होता है। ठीक है, ये वैल्यूज आपको ये टेबल याद करना पड़ेगा। प्रेशर ऑन मार्स क्या होता है, 7 × 10⁻2 होता है। बी 7 × 10⁻2 पास्कल, 2 पास्कल। अब ये ए में भी 7 × 10⁻2 है, ये भी 7 × 10⁻2 है। तो दोनों ही ऑप्शन ठीक है इसके। ठीक है, कोई डिफरेंस तो नहीं नजर आ रहा ना आपको, सेम है, दोनों ऑप्शन ठीक है। आगे देखिए, टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज, टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज क्या होता है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ये टेम्परेचर की डेफिनेशन है। आगे देखें, हीट इज द एनर्जी होती है जो ट्रांजिट होती है, जो ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह पे। नेक्स्ट है हमारे पास, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ एयर इन अ हॉट एयर बैलून इंक्रीज एज टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने से गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ एयर इन अ हॉट एयर बैलून इंक्रीज द टेम्परेचर, इंक्रीज तब बढ़ती है जब टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। यूनिट ऑफ हीट इज जूल। नेक्स्ट है जी, इंटेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स हीट और कोल्ड, गर्मी या सर्दी की जो शिद्दत है उसके नाम को हम टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, टेम्परेचर। इन केल्विन स्केल टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, केल्विन के अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होता है ना, वो 273 केल्विन होता है। और 273, सॉरी नीचे गलती से लग गया, 273 याद रखना। आगे देखें, टेम्परेचर विच हैज सेम वैल्यू ऑन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, ये एक न्यूमेरिकल है। उसका आंसर क्या निकाला है, 7.2 न्यूमेरिकल का -40, -40 डिग्री वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम रीडिंग दे रहे होते हैं। आगे देखें, ऑन डिसएडवांटेज ऑफ अल्कोहल इन थर्मामीटर इज, अल्कोहल थर्मामीटर का नुकसान क्या था बेटा, इसका जो लो बॉइलिंग पॉइंट था, इसका नुकसान क्या था कि बॉइलिंग पॉइंट क्या था, लो था, और ये ग्लास को गीला भी कर देता था। वेट द ग्लास, लो बॉइलिंग पॉइंट, ये इसके नुकसान। थर्मामीटर बॉइलिंग पॉइंट इज, थर्मामीटर बॉइलिंग पॉइंट हमेशा फिक्स होता है, फिक्स पॉइंट होता है। थर्मामीटर बल्ब एट वन एंड इज फील्ड विद, किससे, मरकरी से, मरकरी से होता है। अल्कोहल वाला तो बाद में फ्लॉप हो गया था, अब ऑप्शन सिर्फ यहाँ पे मरकरी और अल्कोहल है, तो मरकरी असल ऑप्शन है इसका। इन सेल्सियस इंटरवल बिटवीन फिक्स पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू 100 पार्ट, ईच जो कॉल्ड है उसको, हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, डिग्री। जैसे कि 31 डिग्री, 32 डिग्री, हर एक पार्ट क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। आगे देखिए, इन फ़ारेनहाइट स्केल लोअर फिक्स पॉइंट, अब फ़ारेनहाइट का सोचें, फ़ारेनहाइट का जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है वो 32 होता है। ठीक है, और ये लोअर फिक्स पॉइंट 32 है फ़ारेनहाइट का, याद रखना।
टेम्परेचर स्केल इज यूज इन साइंटिफिक मेजरमेंट। विच टेम्परेचर स्केल इज यूज, साइंसी पैमाइश में इस्तेमाल होने वाला जो टेम्परेचर है, जो साइंटिफिक मेजरमेंट है, वो केल्विन में की जाती है, क्योंकि ऐसा यूनिट इसका क्या है, केल्विन है ना। नेक्स्ट देखें जी, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज, बेटा वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या केल्विन में देखें तो 310 K होता है। विच वन इज नॉट अ मैग्नेटिक मटीरियल, कौन सा इसमें मैग्नेटिक मटीरियल नहीं है, निकल मैग्नेटिक मटीरियल नहीं है। विच इज अ मैग्नेटिक मटीरियल, अब इसमें बताएं कौन मैग्नेटिक मटीरियल है, आयरन मैग्नेटिक मटीरियल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मैग्नेटिक मटीरियल, अब बताएं इसमें कौन है जो कि मैग्नेटिक मटीरियल नहीं है, कॉपर और वुड मैग्नेटिक मटीरियल नहीं होते। हाउ मैनी पोल्स डज अ मैग्नेट हैव, कितने पोल्स होते हैं मैग्नेट के, दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ, तो टू ऑप्शन होगा। मैग्नेटिज्म एट द सेंटर ऑफ अ बार मैग्नेट इज, जो एक मैग्नेट के सेंटर में जो मैग्नेटिज्म होती है वो जीरो होती है। आगे देखें, विच मटेरियल कैन एग्जिबिट इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म किस में पैदा हो सकती है, ये आयरन में हो सकती है। मतलब आयरन एक ऐसा मटेरियल है जो मैग्नेटिज्म जनरेट कर सकता है अगर किसी मैग्नेट के साथ अटैच हो जाए तो। मेन काज ऑफ इंड्यूस मैग्नेटिज्म, क्या वजह होती है, वो होती है एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जैसे एक मैग्नेट है ना, उसके साथ जाके आयरन की स्ट्रिप अटैच होगी, क्योंकि वो मैग्नेट, वो जो आयरन स्ट्रिप है उस मैग्नेट का हिस्सा बन गया, उसकी फील्ड के अंदर है, इसलिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो सी है वो वजह होती है इंड्यूस मैग्नेटिज्म की। विच मटेरियल कैन बी मेड अ मैग्नेट, कौन किस मटेरियल को मैग्नेट बनाया जा सकता है, इसमें हम आयरन, कॉपर, बोथ ए एंड बी, और लेकिन सिर्फ आयरन को, कॉपर तो बन ही नहीं सकता ना, सिर्फ आयरन ऑप्शन होगा। विच मटेरियल इज कॉमनली यूज टू मेक परमानेंट मैग्नेट, वो बेटा कौन सा मटेरियल है जो परमानेंट मैग्नेट के लिए यूज किया जाता है, वो अल्निको, अल्नाइको भी बोलते हैं इसको, अल्नाइको, ये वाला ऑप्शन होगा, नियो डायमीनियम या अल्नाइको, ये मटेरियल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है मैग्नेट बनाने के लिए। एग्जाम्पल ऑफ टेम्परेरी मैग्नेट, टेम्परेरी मैग्नेट की एग्जाम्पल बता दें बेटा। टेम्परेरी मैग्नेट की एग्जाम्पल आयरन नेल और सॉफ्ट आयरन है। एग्जाम्पल ऑफ परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल, वो कोबाल्ट भी है, अल्नाइको भी है, ये क्या लिखा है, फेराइट, हाँ फेराइट, और ऑल ऑफ दीस। अब मेरी भी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो गई है, रात का 2 बज रहे हैं, आप लोगों के लिए एमसीक्यू तैयार कर रहे हैं, तो अब अपने ये याद रखने हैं बेटा। नेक्स्ट देखिए, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा, जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है ना, वो हमेशा नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर होती हैं, नॉर्थ को छोड़ती हैं और साउथ में एंटर होती हैं, तो ये वाला ऑप्शन होगा, नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में एंटर होंगी, लीव नॉर्थ एंटर इन साउथ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बेटा टेस्ला होते हैं, ये याद रखना इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो यूनिट होता है वो टेस्ला होता है। विच कैन बी यूज टू विजुलाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम, आयरन फिलिंग्स भी, कंपास नीडल भी, और मैग्नेट, हाँ तीनों यूज करते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ अबव। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर डायरेक्टेड आउटसाइड मैग्नेट फ्रॉम, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की सीमत क्या होती है बेटा, नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, नॉर्थ से निकलती हैं साउथ में एंटर होती हैं, तो नॉर्थ टू साउथ। परमानेंट मैग्नेट आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रिक फैन, या मैग्नेटिक हुक, या स्पीकर, ये स्पीकर में परमानेंट मैग्नेट यूज हो रहे होते हैं। परमानेंट मैग्नेट्स आर यूज्ड इन स्पीकर, इलेक्ट्रिक गिटार्स, माइक्रोफोन, इन सारों में यूज होते हैं, ऑल ऑफ अबव होगा। रिवर्स प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर इज, रिवर्स प्रोसेस क्या है इलेक्ट्रिक जनरेटर का, इलेक्ट्रिक मोटर होता है।
इलेक्ट्रिक जनरेटर का जो रिवर्स प्रोसेस है वो इलेक्ट्रिक मोटर होती है। आगे देखें, कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड ऑफ। जो कोर है ना वो सॉफ्ट आयरन की बनी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट की कोर बनी होती है, सॉफ्ट आयरन से बनी होती है। बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेट जो ह्यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट हैं वो यूज होते हैं कहाँ, यूज होते हैं वो बड़े जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हैं तो वो जाहिर बात है वो क्रेन्स के अंदर यूज होंगे। आगे देखिए, स्पीड ऑफ बुलेट ट्रेन इज अप्रोक्सीमेटली, वो 500 टू 600 किलोमीटर पर आवर होती है। मैग्नेट बनाने का आम तरीका, कॉमन मेथड टू मैग्नेटाइज अ मटेरियल, वो है स्ट्रोकिंग या इलेक्ट्रिकल हीटिंग, हीट नॉन। बेटा, स्ट्रोकिंग एंड इलेक्ट्रिकल ये मेथड है कॉमन, जिससे हम मैग्नेटाइज बना सकते हैं, किसी मटेरियल को मैग्नेट बना सकते हैं। विच कैन कॉज डीमैग्नेटाइजेशन, किसकी वजह से डीमैग्नेटाइजेशन हो सकती है? हीट से, वाइब्रेशन से, एसी से, ऑल अबव से। वाइब्रेशन या हैमर से। अच्छा बेटा, डीमैग्नेटाइजेशन हीट से भी हो जाती है, हैमरिंग से भी हो जाती है, मतलब हथौड़ा मार के तोड़ दें। एसी करंट फील्ड से भी हो जाती है। एसी करंट होता है ना, अल्टरनेटिव करंट। तो इसका ऑप्शन सारे होंगे, ऑल ऑफ अबव। स्टील बार कैन बी स्ट्रोक्ड इन, स्टील बार को स्ट्रोक करने के तरीके क्या है? स्टील बार को जो स्ट्रोक करने का सिर्फ एक तरीका भी होता है, दो तरीके भी होते हैं, एक या दो तरीके हो सकते हैं। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस फिजिकल साइंस की ब्रांच है। आगे, विच ब्रांच ऑफ साइंस प्ले अ वाइटल रोल इन टेक्नोलॉजी? फिजिक्स है बेटा। ठीक है। लास्ट एमसीक्यूज देखें, विच इज कंसिडर्ड द फोर्थ डायमेंशन? चौथी डायमेंशन समझा जाता है किसको? टाइम को। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये। ठीक है, ये एमसीक्यूज थे बेटा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आए होंगे। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।